नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में आपका स्वागत है। बॉर्न अलाइव बेबीज, क्या आपने इस टर्म के बारे में पहले कभी सुना है? शायद नहीं सुना होगा। इसलिए आज ये टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस पर हम बात करेंगे और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए आज यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर वैशाली जी। डॉक्टर नमस्कार डॉक्टर वैशाली। नमस्ते मैम। अ, आपका पालोना के इस मंच पर स्वागत है। और थैंक यू सबसे सो पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी क्योंकि पालोना को आपका सहयोग हमेशा से मिलता रहा है। और थैंक यू मैम। थैंक यू आज जो आज जो है हम अपने दर्शकों को सबसे पहले आपके बारे में ये बताना चाहेंगे कि डॉक्टर वैशाली देवास के एनआईसीयू, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां, उसमें एनआईसीयू की इंचार्ज है। और इनका परिचय सिर्फ इतना नहीं है बल्कि इनका परिचय से कहीं ज्यादा है। वो बहुत ही सेंसिटिव इंसान है। कई बार अपना उनका जो एक चिकित्सक के बतौर उनकी जो ड्यूटी बनती है वो उससे बहुत आगे बढ़ के भी बच्चों के लिए काम करती है। और ऐसे ही एक घटना वहां हुई थी जहां एक नवजात बच्ची एक जंगल में मिली थी। बच्ची के सिर में कीड़ों ने छेद कर दिए थे। बहुत ही खराब कंडीशन थी बच्ची की। और सच बताऊं तो कि जब उस बच्ची के बारे में हमें पता चला था और उसके फोटो और विजुअल हमसे शेयर हो रहे, तो हमें बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो बच्ची सरवाइव कर पाएगी। लेकिन ये डॉक्टर वैशाली और उनकी टीम का की मेहनत का परिणाम था कि वो बच्ची न सिर्फ बची और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हुआ और बच्ची अब एक अच्छी फैमिली में अडॉप्ट कर ली गई है। तो इसी ये पहली घटना थी जब हम वैशाली जी के संपर्क में आए। उसके बाद तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जब हम उस घटना को, उस बच्ची की कंडीशन को एक डॉक्टर के नजरिए से समझना चाहते थे कि बच्चे की क्या स्थिति होगी, क्या नहीं होगी, क्या वो सरवाइव कर पाएगा। या कई बार जब डेड बॉडीज मिली और हम ये तय नहीं कर पाते थे कि वो बच्चा भ्रूण है या बच्चा है, तो वैसी हर परिस्थिति में वैशाली जी से हमने सलाह मांगी। और उन्होंने, उनके पास जितना भी इनपुट होता था, जितने भी उनको नॉलेज था, उनका एक्सपीरियंस था, वो हमेशा उन्होंने हमसे शेयर किया अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद। इसी में एक बार हमें ये 2 साल पहले एक घटना हुई थी हरियाणा में। वहां एक बच्ची का जन्म हुआ। बच्ची महज कुछ ग्राम की थी। ये वो समय था जब पूरा विश्व कोरोना जैसे वायरस से निपटने में लगा हुआ था। स्थितियां बहुत ही ज्यादा भयावह थी। उन परिस्थितियों में एक बच्ची को टब में डालकर छोड़ दिया गया था जन्म के बाद। ये बड़ी ही अजीबोगरीब घटना थी। उसके जब विजुअल्स हमारे पास आए तो हम विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि कोई डॉक्टर या बच्चे के पेरेंट्स इस तरह से क्रूरता कर सकते हैं किसी बच्चे के साथ। मैंने इसके बारे में जो बॉर्न अलाइव बेबीज होते हैं उनके बारे में पहले कभी पढ़ा था और मुझे लगा कि हो ना हो ये मामला उसी तरह का है। और तब हमने डॉक्टर वैशाली जी से एक बार फिर संपर्क किया और उनसे जानना चाहा कि ये कौन बच्चे होते हैं और इनके लिए मेडिकल एक्ट क्या कहता है। तो आज जो हम आपके पास ये आपके सामने ये शो लेकर आए हैं उसके पीछे एक बड़ी वजह है। और वजह ये है कि अमेरिका में अभी पिछले महीने जो बॉर्न अलाइव बेबीज होते हैं उनके जो ह्यूमन राइट्स है उस पर एक कानून पास किया गया है। हमारे देश में ये अभी भी अनछुआ सब्जेक्ट है। लोग इस ना इस टर्म से वाकिफ है और ना ही इन बच्चों के अस्तित्व के बारे में उनको किसी तरह की कोई जानकारी है। तो हम यहाँ आए हैं और डॉक्टर वैशाली जी से भी हमने आज आग्रह किया कि वो हमें डिटेल में बताएं, हमारे दर्शकों को डिटेल में बताएं कि बॉर्न अलाइव बेबीज कौन होते हैं और इनका सर्वाइवल रेट के चांसेस कितने होते हैं और इसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की भूमिका क्या होती है। तो सबसे पहले वैशाली जी, मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि ये बॉर्न अलाइव बेबीज जिनको एबॉर्शन सर्वाइवर बेबी भी कहा जाता है, ये एक्चुअल होते कौन है और किस तरह से ये अस्तित्व में आते हैं, दुनिया में आते हैं। मैंने मोस्टली, क्योंकि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती हूँ, तो मेरे पास जो पेशेंट्स रहते हैं या ऐसे केसेस आते हैं वो स्पॉन्टेनियस कंप्लीट अबॉर्शन होते हैं। यानी कि विलिंगली मदर ने या पेरेंट्स ने अबॉर्ट करवाना नहीं चाहा था, लेकिन स्पॉन्टेनियसली वो जो फीटस है वो किसी कारणवश प्रीमेच्योर आप कह सकते हैं या अबॉर्ट कह सकते हैं, वो कंप्लीट अबॉर्ट हो गया।
अब कंप्लीट अबॉर्शन का ये जी मतलब होता है कि कंप्लीटली फॉर्म्ड एक बेबी, फीटस जिसे कहते हैं, वो डिलीवर हो गया। अक्सर ये जी बच्चों में लाइव बेबीज होते हैं, इनका बर्थ पे हार्ट रेट चल रहा होता है, इनका रेस्पिरेशन चल रहा होता है, तो अब इन्हें हम अबॉर्शन सर्वाइवर कह सकते हैं। इसी तरह से जी सर्वाइवर कहने का मतलब तब होगा जब इन्हें हम बचा पाए, इनका इलाज कर पाए और इन्हें स्वस्थ होकर घर भेजा जाए, जो कि अभी के सिनेरियो में या कहूँ जिला लेवल पर तो संभव नहीं होता। और मोस्टली जो ये बेबीज होते हैं ये 24 वीक्स से कम के ही होते हैं या 500 ग्राम से कम के होते हैं। कभी कभी अगर ओके वीक्स, जैसे हमारे यहाँ मदर्स को लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का डेट या नहीं होता है या मिस्टेकन डेट्स होती हैं, तो डेट्स में भले ही वो जी 22-23 हो जाए, लेकिन इन बच्चों का वजन कभी कभी 600-700 ग्राम भी हो जाता है। तो ये एज सच मैटरनिटी के रिकॉर्ड्स में तो कंप्लीट अबॉर्शन में लिखा जाता है। और उसके बाद लेकिन ये क्योंकि बेबी लाइव होता है, तो मेरे पास ये बेबीज एसेंशियल में आ जाते हैं। एवरेज अगर बताऊं तो महीने में एक आध बच्चा इस तरह का हमारे पास आ ही जाता है। अब क्योंकि जी ये सर्वाइवल इनका हमारे लेवल पे बहुत ज्यादा नहीं होता, प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता है, तो यहाँ पर एक मेडिकल डायलेमा वाली बात हो जाती है कि अब आप क्या करेंगे। तो जो पॉलिसी हमने जी हमारे सेटअप में रखी है। वैशाली जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी मैम, ठीक है। तो एज अ हाँ, अभी पर्सन, ठीक। एज माई ओन व्यू अगर मैं बताऊं तो मुझे ये उचित नहीं लगा कहीं ना कहीं। हमारे सेंटर पे हमारी पॉलिसी ये रहती है कि जब भी ऐसा कोई बेबी जो कि लाइव है एट बर्थ, इसको हम लेकर के जी जो बेसिक मिनिमम लाइफ सपोर्ट है जो कि एक न्यूबॉर्न डिजर्व करता है, या एक जीवित हम कह सकते हैं व्यक्ति डिजर्व जी करता है, उतना तो हम मेंटेन करते ही हैं, ताकि एक डिग्निटी लाइफ में भी रहे और एक डिग्निटी डेथ में भी रहे। हम उस बेबी को वार्मर पे जी रखते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि माँ के गर्भ में बच्चे का तापमान नियंत्रित रहता है। बाहर आते से ही जी इतना ठंड वो बेबी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिस इज वेरी डिफिकल्ट। और हम वार्मर में उसे प्रॉपर हीट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, उसे हम ऑक्सीजन सपोर्ट भी देते हैं एज रिक्वायर्ड। और अगर हमें ऐसा लग रहा है कि बेबी का इमीडिएट डेथ नहीं होने वाला है, तो फिर हम एक आईवी लाइन लगा के बेसिक जो फ्लूइड सपोर्ट है हम वो भी करते हैं। अक्सर ये बच्चे कुछ घंटे या फिर कहना चाहिए 1-1.5 दिन तक सरवाइव कर जाते हैं। तो एटलीस्ट उतना ओके। ड्यूरेशन जो है उन्हें हमने कपड़े या बेड शीट्स वगैरह में प्रॉपर कवर करके जो भी एक सपोर्टिव केयर हम दे सकते हैं उतना तो हम इंश्योर कर ही देते हैं। एंड आई होप कि ये सभी जगह आप होना चाहिए। जी। आपसे जब मैं उस समय में बात कर रही थी, मुझे लगता है 2 साल पहले की बात है, 2020 जी। की। तो आपने मुझे हम्म। बताया कि अब तो बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, लेकिन जब ये फैसिलिटीज नहीं थी, तब भी जब इस तरह की हम्म। केसेस सामने आते थे, तो आपको पूरा कार्टन में क्या पूरा कॉटन वगैरह लगाकर किस तरह से बच्चे जी को हाँ, जी हाँ, जिंदा रखने जी हाँ। की सपोर्ट कर। जी हाँ, उस समय ऐसा रहता था कि जैसे बेड्स, हमारे पास नंबर ऑफ बेड्स का है अगर, और जो ज्यादा क्रिटिकल बेबीज हैं जिनको जरूरत होती थी, तो फिर हम बेड्स हम नहीं रिट्रीव कर पाते थे। तो या तो कोई बेसिनेट हमारे पास फ्री है या कार्टन अगर हमारे पास होता था, तो उसमें हमने बेड शीट्स और कॉटन वगैरह हम रख करके बेबी को उसमें लिटा करके ऊपर से भी बेड शीट से कपड़े हमने पहना दिए, आईवी लाइन हमने उसी में लगा दी, और एक ऑक्सीजन पोर्ट अगर हम दे पाते थे तो एटलीस्ट इतना हम मेंटेन कर लेते थे, ताकि जब तक भी वो कर बेबी सकते हैं। लाइव है वी कैन सपोर्ट। कभी कोई ऐसा केस आपकी जानकारी में या आपको एक्सपीरियंस हुआ हो जहां बच्चा 1 दिन से या 1 हफ्ते से ज्यादा सरवाइव किया कर गया हो? आपको उम्मीद नहीं हो जी कि हाँ बच्चा मैम, इतना कर हमारी, जाएगा, लेकिन हाँ, हमारे हमारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डिलीवर हुआ था। अब डिटेल्स आपको मैं बाद में शेयर कर लूंगी वाया मेल, मुझे अभी इतने से याद नहीं नहीं, है। 700 क्या 700 जरूर आप 720 ग्राम्स लगभग बेबी का वेट रहा था। बट शायद जी डेट्स थी या मे बी सही डेट्स थी, तो वो मेटर्निटी से तो कंप्लीट अबॉर्शन में नोटिफाई हो गया। पर ये बेबी जब हमारे पास आया, बेबी लाइफ था, मिनिमल सपोर्ट पे हमने इसे रखा, बट बाय गॉड्स ग्रेस एक लंबे इंटरवल तक बेबी हमारे पास रहा।
और फाइनली फिर पेरेंट्स ने हमसे रिक्वेस्ट करके डिस्चार्ज लिया। ये बेबी पूरे फुल फीड पे घर भी गया और 3 महीने तक हमारे पास ये बेबी फॉलोअप में भी आया। उसके बाद इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। तो दैट बेबी लिव्ड फॉर 3 months एट होम। दिस वाज आई थिंक एक अचीवमेंट है जिला लेवल पे। बेशक बेशक। तो मतलब उसके बाद आपका संपर्क नहीं हो पाया ये है, या फिर ऐसा हुआ कि वो बच्चा नहीं बचा उसके बाद, इसका कोई अपडेट है? प्रोबेबिलिटी हो सकती है मैम, क्योंकि जो फोन नंबर्स हमारे पास जो संपर्क के लिए दिए जाते हैं पेरेंट्स के द्वारा, हम उन लोगों को साल भर तक फॉलो करते हैं, ये हमारा प्रोटोकॉल होता है। तो 3 महीने तक के जी फॉलोअप में तो वो आए, फोन भी उन्होंने रिसीव किया। आफ्टर दैट वो फोन रिसीव नहीं हो पाया, कभी बंद रहा, कभी मिला नहीं। तो आई एम नॉट श्योर कि वो बेबी उसके बाद सर्वाइव किया या नहीं किया, बट एटलीस्ट 3 months तक तो वो बेबी अलाइव था। मुझे लगता है कि हमारे देश में एक तो वैसे ही ये बहुत ही अनछुआ सा सब्जेक्ट है, जैसे मैंने अभी कहा। राइट और राइट ये निकालना रिसर्च करके कि कोई बच्चा इससे ज्यादा समय तक रह गया हो, ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि अभी लोग भी इसके बारे में नहीं जानते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी वैशाली जी कि क्या ऐसा है कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, या और उस तरह का जो भी स्टाफ है, क्या वो इस टर्म से वाकिफ हैं, जो बॉर्न अलाइव बेबीज होते हैं, अबॉर्शन सर्वाइवर बेबीज होते हैं? क्या वो जानते हैं कि इस तरह की कोई टर्म है? आई थिंक सो यस, मोस्ट ऑफ द मैम जो एटलीस्ट गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, वो लोग तो इससे वाकिफ होंगे ही, क्योंकि ऑफ एंड ऑन ये उनके सामने आता ही है। तो बॉर्न अलाइव जी बेबीज जो है, ये टर्म तो मुझे लगता है सभी जानते हैं। अब रिगार्डिंग मेडिकल या लीगल एस्पेक्ट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं भी नहीं वाकिफ हूँ कि हमारे कंट्री में क्या है इसके बारे में। तो इससे ज्यादा शायद न भी जाने, बट बॉर्न अलाइव टर्म जरूर सब जानते होंगे। एक और मेरा इसमें सवाल है, क्योंकि आपसे पहले और भी कुछ डॉक्टर से मैंने इस सब्जेक्ट पर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन और मेरे पास कुछ ऐसे रिसर्च स्टूडेंट्स आए थे जो पर्टिकुलर फिटिसाइड पर ही काम कर रहे थे, और उन्होंने भी इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। लेकिन एक चीज उन्होंने भी शेयर की और मैंने भी अनुभव में पाया कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इनके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी बात नहीं करना चाहते। तो ऐसा क्या, ये कोई ऐसी चीज नहीं है? अगर मान लीजिए मिस कैरेज हो गया तो इसमें उनका कोई रोल नहीं है, ये तो नॉर्मल है, बहुत ही कॉमन सी बात है कि मिस कैरेजेस हो जाते हैं। पर इस पर बात नहीं करना या लोगों को इसके बारे में नहीं बताना, वो कौन सी चीज है जो डॉक्टर्स को इस पर बात करने से रोक देती है? मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लगता है मैम कि क्योंकि एक सर्वाइवल ये प्रोग्नोसिस का फैक्टर लगभग सभी को पता होता है, तो हम इसमें बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। कि हमें दिख रहा है जी कि ये बेबी का प्रोग्नोसिस नहीं है, या बेबी सरवाइव नहीं ही करेगा, या वायबिलिटी की रेंज के नीचे है, 500 ग्राम के नीचे वाला बेबी है। तो इसलिए भी शायद थोड़ा सा एक हेजिटेशन रहता है किसी के भी पार्ट में इसके ऊपर कुछ कमेंट करना, बिकॉज देन आजकल बहुत डिफिकल्ट हो गया है टू पुट अप योर व्यूज। कई सारी चीजें फिर उसमें नेगेटिव हो जाती हैं कि भाई आपने ऐसा कह दिया तो कैसे कह दिया, किस बैकग्राउंड पे या किस बेसिस पे कह दिया। तो लाइक जी मैं जो भी कहा है वो एक्सपीरियंस थ्रू आउट दिस 10 years, ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड या कोई रिटर्न मैं नहीं बात कर रही। तो शायद ये एक कारण हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिशनर्स डिफर स्पीकिंग अबाउट इट, क्योंकि सबको पता है प्रोग्नोसिस या सर्वाइवल नहीं है। तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं या क्या नहीं करना चाहिए, या इज इट इवन एथिकल कि हम उतना टाइम उस बेबी को रिवाइव करने का कोशिश करें, या इज इट नॉट सब्जेक्टिंग दैट सोल टू सो मच ऑफ ट्रबल अगेन। क्योंकि अगर रिससिटेट करते हैं तो ऑफ एंड ऑन घंटा 2 घंटा 3 घंटा और वो बेबी निकालेगा, फिर अल्टीमेटली हमें पता है क्या होना है। तो आई थिंक एक डायलेमा ही है, शायद इसलिए भी लोग इसे डिस्कस नहीं करते हैं। जी। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूंगी कि जब भी ये मिसकैरेज का परिणाम होते हैं, ये जो बॉर्न बेबीज होते हैं, बॉर्न अलाइव बेबीज होते हैं, मान लीजिए कि कोई मदर है जो मिसकैरेज हो गया और तब उसके बाद या फिर कुछ भी उस तरह की प्रॉब्लम्स रही जिसकी वजह से अबॉर्ट करना पड़ा, और वो बॉर्न अलाइव बेबी रहा, तो वैसी परिस्थिति में पेरेंट्स का जो पेरेंट्स की जो इच्छा होती है या कहें कि उनका कोर्स ऑफ एक्शन होता है, वो क्या होता है? वो अगर मान लीजिए कि बच्चा जिंदा निकल के है, तो वो क्या वेट करते हैं कि बच्चे की डेथ हो जाए, उसको इसी तरह से एकदम
इग्नोर करके छोड़ दिया जाता है, या वो चाहते हैं कि जब तक बच्चा है तब तक उसको पूरी अटेंशन और पूरी केयर मिले, मेडिकल केयर मिले उसको? जनरली जो यहाँ देखने को मुझे मिलता है मैम कि मदर तो खैर अब क्योंकि डिलीवर किया ही है तो वो तो नहीं अवेलेबल होती हैं, लेकिन या तो फादर जी हैं या अन्य परिजन हैं, वो उन्हें जब डिलीवरी के बाद वहां से बताया जाता है कि भाई आपका जो है बेबी या फीटस ही कहते हैं वहां तो, कि आप कंप्लीटली अबॉर्शन हो चुका है, पर क्योंकि थोड़ी धड़कन या सांस चल रही है तो उतनी देर के लिए आप चाहें तो इसे एनआईसीयू में शिफ्ट कर सकते हैं। तो मोस्टली तो उन्हें पता होता है कि आउटकम बहुत ज्यादा है नहीं, और क्योंकि महीनों के बारे में जैसे 3 महीना, 3.5 महीना, 4 महीना, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी ये समझ तो रहती है कि इसमें बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं है, और मेजोरिटी ऑफ द ये बच्चे जो रहते हैं घंटा 2 घंटा 3 घंटे में कंप्लीटली डेथ भी हो जाता है। पर अगर कोई बेबी इससे जी ज्यादा चल जाता है या जी जाता है तो वहां पे जरूर पेरेंट्स एक दो बार आकर पूछ लेते हैं कि क्या कुछ संभावना है, क्या कुछ हो सकता है। तब हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है ये जवाब देना, ये समझाना कि भले ही अभी बेबी लाइव है लेकिन इसमें हम बहुत ज्यादा कुछ बाहर से कर नहीं पाएंगे। तो वो जरूर एक डिफिकल्ट लेकिन ये सिनेरियो जो होता है। है 1 घंटा 2 घंटा या कुछ घंटे का या एक दिन का भी, मतलब उतनी देर पे वो बच्चे जो है वो ऐसे ही कहीं टब में या डस्टबिन में डाल के या कहीं टेबल पर ऐसे ही नहीं रख दिए जाते हैं, बल्कि वो प्रॉपर एक हाँ। उसके ही अकॉर्डिंग यस। एटमोस्फेयर में होते हैं। इट मीन्स जी। कि मतलब जी। पेरेंट्स की इच्छा होती है कि उनको वो अटेंशन और वो केयर बच्चों को तब तक तो कम से कम मिले एग्जैक्टली। जब तक कि वो जिंदा हाँ, है, ये जब तो तक मैम सांस ले रहा है। डेफिनेटली बात है। जी हाँ, क्योंकि एज अ पर्सन या एज अ पेरेंट्स भी हम सोचें तो उतना ही पेन है एक 9 महीने में बेबी डिलीवर होना और किसी कारणवश उसकी डेथ हो जाना, या फिर 3-4 महीने में कोई लाइव बेबी बॉर्न होके उसका डेथ हो जाना। तो पेरेंट्स के लिए और फैमिली मेंबर्स के लिए तो उतना ही ट्रेजिक है ये। भले ही हम उसे कह जी दें कि एक कंप्लीट अबॉर्टस था या ये था, लेकिन फैमिली के लिए क्योंकि एक लाइव बेबी उनके हाथ में आया था, तो ये उनके लिए तो उतना ही ट्रेजेडी है, पेन है, उतना ही पेन है। जी जी। मतलब ये हम मान सकते हैं कि अगर हमें डिफरेंस करना हो कि मिस कैरेज की वजह से एक बेबी हो रहा है या वो अबॉर्टेड बेबी है, तो उसका सबसे अच्छा जो बड़ा सबूत है वो यही है कि जहां मिस कैरेज होगा वहां पेरेंट्स चाहेंगे कि बच्चा जब तक जिंदा है तब तक उसको केयर मिले। लेकिन अगर वो अबॉर्टेड है, अगर चाहे वो इलीगल है हम्म। लीगल है, वो एक अलग जी। बात है। लेकिन जी। वो अगर अबॉर्टेड है तो कभी पेरेंट्स ये नहीं चाहेंगे कि उसको भी कोई केयर मिले, अटेंशन मिले, बल्कि वो चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी बच्चे की डेथ हो जाए। और शायद यही वो मामला भी रहा होगा इस तरह का, या इस तरह के जितने भी मामले होते हम्म। हैं जहाँ बच्चों के साथ इग्नोरेंस बरता जाता है या उनको जी। प्रॉपर अटेंशन नहीं मिलती है, केयर नहीं मिलती है, वो वही मामले होते हैं जहां पर वो अबॉर्शन, प्रॉपर अबॉर्शन का परिणाम होते हैं बच्चे। जी हाँ, एग्जैक्टली exactly. अगर विलिंगली कोई वोट करवा रहा है तो डेफिनेटली उनकी इच्छा नहीं थी उस बेबी को रखने की, शायद वो भी इतना ध्यान नहीं देंगे। पर जैसा मैंने बताया कि मैं एक लेवल पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, यहाँ पर मोस्टली जो आते हैं वो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन वाले होते हैं, जो किसी कारणवश हो गया। जी तो ऐसे पेरेंट्स का जो अटैचमेंट भी होता है बेबी के साथ, और कहीं ना कहीं उनके मन में भले ही वो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि सर्वाइवल नहीं होगा या 3-4 महीने में नहीं। बेबी डिलीवर हो गया है, बट कहीं ना कहीं हम समझ पा रहे हैं उनकी पीड़ा कि अगर ये बेबी डाल लेता के घर में या कुछ हो जाता, तो ये हम समझ पाते हैं एक डिफरेंस एक विलिंग अबॉर्शन में और एक स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में। तो कहीं मेडिकल एक्ट में या कुछ इस तरह की गाइडलाइंस हैं कि जो ये बेबीज होंगे, इन जब ये आते हैं दुनिया में तो इनके लिए कोई एसओपी हो उस तरह का कि भाई कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या कैसी केयर देनी है, कैसा क्या करना है, क्या इस तरह की कोई भी गाइडलाइंस स्पेशली बॉर्न अलाइव बेबीज के लिए है? एज फार एज आई रिमेम्बर, मैं तो अब नहीं जानती हूँ इस बारे में, या जितना मैंने अभी तक पढ़ा है उसमें वी डिड नॉट कम अक्रॉस दिस टर्म क्वाइट अ फ्यू इयर्स अगो। और अगर कुछ नया लिटरेचर है तो इवन आई विल हैव टू लुक अप, बट जनरली तो ऐसा कहीं नहीं हमने पढ़ा है। सिंपली यही होता है कि अगर वायबिलिटी की रेंज के नीचे कोई फीटस है, तो इसे हम डीएनआर में ही मानते हैं, यानी डू नॉट रिसोसिटेट वाले प्रोटोकॉल में ही हम इसे लिया जाता है कि क्योंकि ये वायबल नहीं है, इसलिए इसे अगर बच्चा लैप्स हुआ है तो इसे रिसोसिटेट करके या रिवाइव करने की प्रक्रिया हम जनरली नहीं ही करेंगे, बिकॉज वी नो द आउटकम।
बट दैट डज नॉट मीन कि जब वो है तब तक हम उसे ऐसे ही रख देंगे. दैट इज आल्सो नॉट सेड. थैंक यू सो मच डॉक्टर वैशाली, इतना डिटेल में इस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए. आई एम श्योर कि अब वो समय आ गया है जब भारत में इस मुद्दे पर भी बात होनी चाहिए, इन बच्चों के अधिकारों पर भी बात होनी चाहिए, और इन्हें इनका जीवन का अधिकार, चाहे वो कुछ घंटों का है या कुछ दिन का है, पर वो अधिकार इनको मिलना चाहिए. ये इस पर अब बात होनी चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट हम लोग इंसान होने का जो अपना दायित्व है वो तो पूरा करें. और उस वो तभी हो सकता है जब इन बच्चों को भी एक ह्यूमन बीइंग माना जाए, ना कि वो मेडिकल वेस्ट समझ के इनको ट्रीट किया जाए. We should follow this up and we should take this up at least to the word जो आपने उस समय कहा था, maintaining the dignity in life and death. That is what is important. So thank you so much for bringing this topic up and giving me a chance to be on this platform. Thank you. Thank you.